हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आवेश होता है, आवेश जो होता है वो तीन प्रकार से यानी कि तीन स्थिति में हो सकता है। पहली स्थिति क्या होती है कि वो स्थिर अवस्था में हो सकता है, यानी कि वह किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं कर रहा है। दूसरा क्या हो सकता है, समान गति से गतिशील है। समान गति से गतिशील होने का मतलब है कि जो भी गति से वह शुरुआत कर रहा है उसी गति को निरंतर बनाए रखे। जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से अगर वह गति कर रहा है तो कुछ देर बाद और बहुत देर बाद, 1 घंटे 2 घंटे बाद भी वो एक समान वेग से गतिशील हो तो उसे बोलते हैं समान गति से गतिशील आवेश। और तीसरा होता है त्वरित गति से गतिशील आवेश। त्वरित गति से मतलब होता है कि उसके वेग में या चाल में लगातार परिवर्तन हो रहा है। लगातार परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वह त्वरित गति से गतिशील है। तो इन दोनों के बारे में तो हम अध्ययन करेंगे बाद में कि अगर कोई आवेश एक समान वेग से गतिशील हो तो उसके कारण क्या क्या प्रभाव उत्पन्न होते हैं, उनके बारे में तो हम बाद में अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम जो अध्ययन करेंगे वो है स्थिर गति से अगर गतिशील कोई आवेश है, यानी कि स्थिर अवस्था में कोई आवेश है तो वह क्या क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जब कोई आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो फिजिक्स की या भौतिक विज्ञान की एक ब्रांच के अंतर्गत किया जाता है, उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, यहां नाम से देख सकते हैं स्थिर, स्थिर अवस्था में है क्या है, आवेश। वैद्युतिकी यानी कि जिसके अंदर विद्युत का या इलेक्ट्रॉन का या फिर कह सकते हैं आवेश का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में उपस्थित आवेश और उसके कारण उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो ये हो गया भौतिक विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है किसका, स्थिर अवस्था में आवेश का। तो यहां तक बात हो गई। अब बात करते हैं कि आवेश जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। आवेश जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। आवेश जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है धनात्मक और दूसरा हो सकता है ऋणात्मक। ये प्लस और ये माइनस। तो आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। अगर 2 आवेश समान प्रकृति के होते हैं, मान लीजिए कोई धनावेश है प्लस Q और माइनस Q2, तो ये 2 का आवेश है, कोई दोनों पर धनावेश उपस्थित है, तो इन दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये समान प्रकृति के आवेश हैं, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर धकेलेंगे, तो इनके अंदर होगा प्रतिकर्षण। और दूसरा हो सकता है ऋणात्मक। ये भी क्या है, समान प्रकृति के आवेश हैं, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पे ये भी आ गया, इनके बाद बीच में कौन सा बल हो गया, प्रतिकर्षण बल हो गया। अब ये तो हो गई स्थिति 1। अब बात करते हैं स्थिति 2 की। स्थिति 2 में क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है धनात्मक आवेश और एक हो सकता है ऋणात्मक आवेश। मान लेते हैं Q1 और Q2। अब दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे आकर्षित कर रहे हैं, इसका ये उल्टा भी हो सकता है, ये ऋणात्मक हो सकता है और ये धनात्मक हो सकता है। तो इस स्थिति में भी ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है कि अगर समान प्रकृति के आवेश होते हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान प्रकृति के आवेश या समान आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं।
और विपरीत प्रकृति के आवेश, ये विपरीत प्रकृति के आवेश है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। तो विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां तक तो बात हो गई कि जो आवेश होते हैं उनमें गुण क्या पाया जाता है, समान प्रकृति के होते हैं तो वो प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान प्रकृति के या विपरीत प्रकृति के होंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब यहाँ से हमारा शुरू होता है कूलाम का नियम, जो हमारा टॉपिक है कूलाम्स लॉ, वो शुरू होता है। कूलाम ने क्या बताया कि जैसे दो आवेश हैं समान प्रकृति के या विपरीत प्रकृति के, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। कहने का मतलब वो एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। ये तो कोई बल से एक दूसरे से दूर जाते हैं और ये कोई बल से एक दूसरे के पास आते हैं। तो ये जो बल का मान होता है वो कितना होता है उसके बारे में हमें किसने बताया, कूलाम ने। कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के मध्य किस जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो मान होता है, उसका जो परिमाण होता है वो कितना होता है, उसके बारे में उन्होंने एक नियम दिया, उसको हम बोलते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या बोलता है, दो आवेशों के मध्य कार्यत बल का परिमाणात्मक मान जिस सूत्र से ज्ञात किया जाता है उसे बोलते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम ने कूलाम ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि दो आवेश होते हैं, वे समान प्रकृति के भी हो सकते हैं और असमान प्रकृति के भी हो सकते हैं। तो उनके अंदर जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो मान होता है, उसकी जो वैल्यू होती है, उसका जो परिमाण होता है, परिमाण ज्ञात किया उन्होंने कि कितना होता है। कूलाम के अंदर अगर हम बात करें, फोर्स न्यूटन के अंदर ज्ञात करते हैं तो कितना बल उन दोनों के मध्य कार्यरत होगा, ये उन्होंने बताया। और ये उन्होंने बताया था 1984 के अंदर। किसने बताया, कूलाम ने बताया कि किसी भी बल का मान जो परिमाण होता है वो कितना होता है और हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बारे में उन्होंने एक हमारे को जो सूत्र दिया उससे हम ज्ञात करते हैं कि कैसे जो कूलाम का जो फॉर्मूला है उससे हम दो आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा है उसके बारे में बात करते हैं। फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि स्थिर वैद्युतिकी बल का परिमाण आवेशों के गुणनफल के बराबर व मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम कूलाम का नियम बात करते हैं कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो क्या दिया था। उन्होंने कहा था जैसे मान लीजिए कि कोई दो आवेश हैं, ये कोई प्लस क्यू आवेश है, Q1 मान लेते हैं इसको धनात्मक, और ये कोई ऋणात्मक आवेश है Q2, या इसको समान भी मान सकते हैं। बस ये फर्क पड़ेगा कि ये जो बल होगा ये आकर्षण की प्रकृति का होगा, और जो अगर समान प्रकृति के दोनों आवेश हुए तो वो होंगे विपरीत प्रकृति के। इन दोनों आवेशों के मध्य की अगर डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें, तो ये मान लेते हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक। वैसे ये जो दूरी नापी जाती है दोनों आवेशों के मध्य, ये इनकी नाभिक से नापी जाती है। यहाँ पर कोई नाभिक होगा वहाँ से नापी जाती है। तो हम ऐसे मान लेते हैं कि दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है वह है r। और इन दोनों में जो आकर्षण, क्योंकि ये विपरीत प्रकृति के हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो इनमें बल कौन सा पाया जाएगा, बल पाया जाएगा आकर्षण का। तो ये जो आकर्षण का बल है मान लेते हैं कोई बल F है। तो कूलाम ने क्या बताया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती
और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्टेटमेंट क्या दिया, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल व मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब इसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं, गणितीय रूप में लिख लेते हैं कि दोनों आवेशों के परिमाण F क्या है, ये बता रहे ये F है कि जो F का मान है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के बराबर के समानुपाती और गुणनफल के समानुपाती और मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो F होगा वो समानुपाती होगा Q1 और Q2 के गुणनफल के, और F का मान ये तो हो गया मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। और दूरी में क्या संबंध बताया था, दूरी में बताया था कि इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका वर्ग करके और व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को एक साथ लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, जो F का मान होगा वो क्या होगा, Q1 Q2 अपॉन R², ये लिख सकते हैं। अब इसको जो समानुपाती का चिन्ह होता है इसको इक्वल में यानी कि बराबर के चिन्ह में बदलेंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा। कैसे आएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। यही होता है, इस सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं कि दो आवेशों के मध्य कितना बल कार्य कर रहा है, वो चाहे आकर्षण की प्रकृति का हो या प्रतिकर्षण प्रकृति का हो, कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसका परिमाण जो होगा वो इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें Q1 पता है, Q2 भी पता है और R का मान भी पता है। R क्या है, मध्य की दूरी, Q1 Q2 क्या है, दोनों आवेशों का जो परिमाण है वो, लेकिन K क्या है, तो यहाँ पर जो K है वो है कूलाम नियतांक। ये एक प्रकार का नियतांक होता है जिसे बोलते हैं कूलाम नियतांक। नियतांक क्या होता है, ये एक नियत वैल्यू होती है। जैसे मान लीजिए अब ये अगर जैसे मान लीजिए इसको नहीं लगाते हैं और अगर हम इस फॉर्मूले से सीधे कैलकुलेट करें तो इसका मान कुछ गलत प्राप्त होगा। उसको सही करने के लिए अगर हम किसी संख्या से अगर इसको गुणा कर दें, किसी संख्या से इसे गुणा कर दें तो इसका जो मान होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। लेकिन अब ये सही आने का मतलब क्या है, ये जो K का मान है वो हर जगह पे अप्लाई होगा। इसलिए ये जो K है एक नियत वैल्यू होती है, एक नियतांक होता है जिसे क्या बोलते हैं, कूलाम नियतांक। अब K का मान कितना होता है, K का जो सूत्र होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ K बराबर कूलाम नियतांक है। अब हम कूलाम नियतांक की बात कर रहे हैं। यहाँ तक हमें जो कूलाम का जो सूत्र है, कूलाम ने जो बताया था कि कैसे हम दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल कार्य करता है उसे उसका परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, वो तो यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। लेकिन इस जो K का मान है वो कितना होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो K क्या है, कूलाम नियतांक है। जो K का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए 4 जो है वो नियत वैल्यू है, पाई का मान है 3.14 वो भी नियत है, और एप्सिलॉन ये पूरी वैल्यू अगर नियत है तो इसका मतलब ये इनका मान भी नियत होता है। तो यहां तक बात हो गई। K का मान क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये K का मान है।
और यहाँ पे अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करें, एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये भी एक नियत वैल्यू होती है। इसे बोलते हैं निर्वात की निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसका मान कितना है? के का मान तभी तो आएगा जब हमारे पास इसका मान होगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, यानी कि निर्वात की जो विद्युतशीलता का जो मान होता है वो होता है 8.85 10⁻⁻12 10⁻⁻12 nm स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये इसका मात्रक और ये इसका मान हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा? 8.85 गुणा 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अगर अब इस एप्सिलॉन नॉट का मान इस फॉर्मूले में रख दे, यहाँ पर इसका मान रख दे, तो हमें जो के का मान होगा इसको सोल्व करेंगे, यानी कि 4 रखेंगे, फिर गुणा में 3.14 रखेंगे और फिर गुणा में 8.85 गुणा 10⁻⁻12 रखेंगे और फिर इसको सोल्व करेंगे, तो हमें जो के का मान प्राप्त होगा वो होगा 10⁹। ये हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? nm स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। यहाँ पे जो ये एप्सिलॉन नॉट का जो मान हमने ज्ञात किया है, इसका जो मात्रक होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि ये नीचे आता है तो इसका मान अपोजिट होगा, तो इसका जो मात्रक होगा वो c स्क्वायर अपॉन nm स्क्वायर होगा। ये इसका मात्रक होगा। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा? 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करके और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो के का मान कितना प्राप्त हो जाएगा? 9 गुणा 10⁹ nm स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ तक के की बात हो गई, के की बात हो गई, एप्सिलॉन नॉट की बात हो गई। अब बात करते हैं कि f की बात। तो f का मान कितना है? f हमारे पास क्या प्राप्त हुआ था? ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, हमारे को इसकी वैल्यू पता चल गई, कितना है? 9 गुणा 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो प्रश्न अगर आपके सामने आ जाए, दो आवेश हैं, उनकी वैल्यू दे रखी है कि इस परिमाण के दो आवेश हैं और उनके मध्य की दूरी R का मान दे रखा है, और अब हमारे को पूछे कि उन दोनों आवेशों के अंदर कितना बल कार्य करेगा, तो हम सीधे सीधे ये 9 गुणा 10⁹ लगाकर इन दोनों आवेशों का परिमाण रखकर और R का स्क्वायर करके और इसको सोल्व करके वहाँ से F का जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कब? जब दो आवेशों के मध्य कोई भी किसी भी प्रकार का कोई जो माध्यम है वो नहीं रखा गया है, यानी कि जो दोनों आवेश हैं वो बिल्कुल निर्वात में रखे गए हैं, उनकी मध्य में कोई भी चीज़ नहीं रखी हुई है, उन दोनों के मध्य एक तरह से वायु मान सकते हैं, वायु मान सकते हैं। लेकिन वैसे तो निर्वात का मतलब होता है कुछ भी नहीं है, दोनों के मध्य वायु भी नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी से अगर सूर्य तक की हम देखें, मध्य के अंदर कुछ देखें, तो हमें दिखता है कि उन दोनों के मध्य कोई भी माध्यम नहीं है। उसी प्रकार से अगर जैसे दो आवेशों के मध्य कोई माध्यम नहीं है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें कि दो आवेशों के मध्य हम दो आवेशों के मध्य अगर कोई माध्यम रख दे, जैसे मान लेते हैं कि कोई मेटल रख दे, मेटल मतलब कोई धातु रख दे, कोई कुचालक पदार्थ रख दे, ऐसा कुछ रख दे, तो उन दोनों के मध्य में जो बल लगेगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये जो कोई प्लस आवेश है, ये कोई माइनस आवेश है, दोनों के मध्य की दूरी वो ही r मान लेते हैं।
ये r दूरी हो गई, और इन दोनों के मध्य जो बल कार्य कर रहा है वो भी हम मान लेते हैं F। लेकिन अब क्या होता है, इन दोनों के मध्य में हमने रख दिया एक माध्यम, यानी कि कोई, ये कुछ भी हो सकता है, कोई मेटल भी हो सकती है, कोई धातु भी हो सकती है, कोई कुचालक पदार्थ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा जो माध्यम है उसका जो मान है वो क्या होगा। तो इसको बोलते हैं, इसकी जो विद्युतशीलता होगी उसे बोलते हैं एप्सिलॉन आर। ये हो गई माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन आर क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। तो अगर एप्सिलॉन आर माध्यम की वैद्युतशीलता है तो इन दोनों के मध्य में जो F बल कार्य कर रहा था, अब इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कम। कम क्यों हो जाएगा, एक तो दो आवेश पहले क्या थे, डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, ये इस पर बल लगा रहा था, ये इस पर लगा रहा था। अब इन दोनों आवेशों के मध्य में अगर कोई माध्यम आ जाता है तो ये जो बल लग रहा था दोनों के मध्य में, इसका मान स्वाभाविक है कि वो उसका मान जो होगा वो कम हो जाएगा। अब वो कितना कम होगा वो हम देख लेते हैं। जैसे अगर निर्वात है, निर्वात की स्थिति में हमने क्या पढ़ा, F का मान क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये तो हमने पढ़ा जब दोनों के मध्य निर्वात की स्थिति है। अगर माध्यम की स्थिति है तो हम क्या देखेंगे कि जो F का मान है ये हम देख लेते हैं, F0 से दर्शा देते हैं कि यहाँ पर निर्वात की स्थिति है, और माध्यम है तो हम उसको लिख देते हैं क्या, FM लिख लेते हैं। FM लिख लेंगे तो अब इसका जो मान होगा, अब जो ये एप्सिलॉन आर आएगा जो माध्यम की विद्युतशीलता है, क्योंकि इसका मान कम हो रहा है, इसका मतलब ये गुणा में तो जाएगा नहीं। अगर हम इससे गुणा कर दे किसी चीज़ को, मान लिया 4 से गुणा कर दिया तो ये 4 गुना चीज़ हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं कि कम हो रही है, तो मान लेते हैं कि ये 1/4 हो गई, यानी कि 1/4 रह गई, यानी कि कम तो हो गई ना। अगर 4 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे तो ये 4 गुना हो जाएगी। अगर इसको 1/4 लिख देंगे तो ये 1/4 रह गई, मतलब कम हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो एप्सिलॉन आर का जो मान है वो हमेशा बट्टे में आएगा, गुणा में नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों के मध्य में जो बल कार्य कर रहा है वो कम हो गया। तो हम इसको लिखेंगे 1 और फिर एप्सिलॉन आर ऐसे लिख के, और फिर बाकी का फॉर्मूला वैसे की वैसे रहेगा। ये समीकरण नंबर 2। तो हमने एप्सिलॉन आर का मान कहाँ पे रखा है, नीचे रखा है। क्यों, क्योंकि माध्यम रखने के कारण इन दोनों आवेशों के मध्य में जो बल कार्य कर रहा था उसका मान कम हो गया। अब देखिए जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 क्या है हमारे पास, Fm = 1 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन r²। एप्सिलॉन आर को अगर एक जगह रख लें तो बाकी का जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है। अब देखिए इसको देखकर हमें क्या लगता है, समीकरण 1 को देखिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये F0 का जो मान है वो इसके बराबर होगा, तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं F0। तो ये क्या हो जाएगा, Fm बराबर क्या हो जाएगा, F0 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, F0 अपॉन Fm, यानी कि निर्वात की विद्युतशीलता अपॉन माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम के कारण निर्वात की विद्युतशीलता नहीं, निर्वात के अंदर जो बल लग रहा है, निर्वात में बल अपॉन माध्यम की उपस्थिति में जो बल लग रहा है वो, उन दोनों का जो अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, एप्सिलॉन आर के बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि जो F मीडियम का जो मान है, यानी कि Fm का जो मान है, यानी कि माध्यम रखने के कारण जो
उन दोनों के मध्य में जो बल कम हुआ है, तो ये सदैव कम होगा किससे? निर्वात के कारण जो बल दोनों के मध्य लग रहा था उससे। अगली बात करते हैं कि जो एप्सिलॉन आर है उसकी विमा या इकाई क्या होती है? इकाई क्या होती है? इकाई इस फॉर्मूले से देख लेते हैं। एफ का मान न्यूटन और एफ एम के कारण जो है उसका भी न्यूटन, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो ये क्या हो गया? इकाई रहित। तो अगर आपसे कोई पूछे एप्सिलॉन आर की इकाई क्या होती है, तो आप बोलेंगे एप्सिलॉन आर जो होती है वो इकाई रहित होती है। यहाँ से हम देख सकते हैं इसका भी न्यूटन, इसका भी न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा इकाई रहित, यानी कि किसी प्रकार की कोई इकाई नहीं आएगी। तो कूलॉम का जो नियम है उसको यहीं पर रेस्ट देते हैं, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।